Hello everyone, welcome to Topper's Notes. I am Rashmi and let's begin with today's current affairs. हमारा पहला आर्टिकल है कि भावना कांत रिपब्लिक डे परेड में शामिल होने वाली पहली महिला फाइटर पायलट बनेंगी। ये इंडियन एयरफोर्स डब्ल्यू का एक हिस्सा होंगी जो कि लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट और सुखोई 30 फाइटर प्लेन्स के मॉकअप्स का प्रदर्शन करेंगे। वर्तमान में ये राजस्थान के एक एयरबेस में पोस्टेड है जहां पर ये मिग 21 बाइसन फाइटर प्लेन को उड़ाती हैं। एंड भावना कांत इंडियन एयरफोर्स की पहली वुमेन फाइटर पायलट हैं। Our next article is कि इंडोनेशियन एम्बेसी में हमारे एक इंडियन हीरो बीजू पटनायक के नाम का एक रूम होगा। इंडोनेशियन एम्बेसी ये न्यू दिल्ली में है एंड यहाँ पर बीजू पटनायक के नाम पर एक कमरे का नाम रखा गया है। एंड ये इसलिए रखा गया है कि 74 साल पहले डच उपनिवेशवाद से देश की आज़ादी के लिए लड़ने के लिए बीजू पटनायक के सम्मान के लिए इस कमरे का नाम उनके नाम पर रखा गया है। एंड ये जो न्यूली इनॉग्रेटेड पटनायक रूम है ये सिर्फ हमारे हिस्टोरिकल बॉन्ड को ही नहीं दर्शाता बल्कि ये प्रेजेंट में दोनों देशों के रिलेशंस को भी मजबूत करता है। अब जानते हैं बीजू पटनायक के बारे में। इनका नाम था विजय नंदा पटनायक एंड इन्हें पॉपुलरली बीजू पटनायक के नाम से जाना जाता था। वो एक इंडियन पॉलिटिशियन, एविएटर एंड बिजनेसमैन थे। एंड एज अ पॉलिटिशियन देखे तो उन्होंने उड़ीसा के सीएम के रूप में 2 बार सर्व किया है। एंड अब आप सोच रहे होंगे इंडोनेशियन एम्बेसी ने इन्हें क्यों इतना रिकॉग्निशन दिया है। इसका कारण ये है कि इन्होंने ये जो एक बहुत ही स्किल्ड पायलट थे इन्होंने 1947 में अपनी जान की परवाह किए बिना इन्होंने इंडोनेशिया के बहुत ही इंपॉर्टेंट लीडर्स जैसे कि प्रेसिडेंट सुकार्नो, वाइस प्रेसिडेंट हत्ता एंड प्राइम मिनिस्टर सुल्तान सजाहिर इनके लिए कई मिशनों की उड़ान भरी थी। हमारा अगला आर्टिकल ये है कि भारत में दुर्लभ चींटी वंश की 2 नई प्रजातियों की खोज की गई। जो इस रेयर जीनस की चींटियों की ओसेरा प्रजाति को डिस्कवर किया गया है, इसे किया गया है केरला एंड तमिलनाडु में। अब ये यहाँ की डाइवर्सिटी को और बढ़ाती हैं। और ये जो न्यूली डिस्कवर एंट स्पीसीज हैं इसमें 10 सेगमेंटेड एंटीने भी डिस्कवर किए गए हैं जो कि एक पुरानी वंशावली को स्थापित करती है। मतलब इसमें ऐसा होता है कि ये एक ऐसी प्रजाति है जो चींटी उपपरिवार के बीच में एकमात्र मॉडल जीव के रूप में उभरती है। हमारा अगला आर्टिकल है कि CSIR CMERI ने एक्वा रिजुविनेशन प्लांट का अनावरण किया। ये जो CMERI है इसका फुल फॉर्म है सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूशन। अब ये क्या करेगा, ये ट्रीटेड वेस्ट वाटर के थ्रू ऑर्गेनिक फार्मिंग मॉडल की सुविधा को प्रदान करेगा। एंड उसके साथ ही ये जो एक्वा रिजुविनेशन प्लांट है ARP इसमें वेस्ट वाटर के रिजुविनेशन के लिए मतलब प्यूरिफिकेशन के लिए कॉम्प्रिहेंसिव ट्रीटमेंट के लिए बहुत सारे डाइवर्स प्यूरिफिकेशन पैरामीटर्स पर बेस्ड 6 स्टेजेस होती हैं। अब जानते हैं सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट के बारे में। ये एक पब्लिक इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन है जो कि दुर्गापुर वेस्ट बंगाल इंडिया में है। एंड इसमें एक कॉन्स्टिट्यूएंट लेबोरेटरी है, वो है इंडियन काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च सेंटर की, मतलब CSIR की। इसीलिए इसको CMERI के नाम से पॉपुलरली जाना जाता है। एंड ये इंडिया का मैकेनिकल इंजीनियरिंग के फील्ड में एक लौता नेशनल लेवल का रिसर्च इंस्टीट्यूट है। एंड CMERI की स्थापना फरवरी 1958 में हुई थी। एंड इसकी स्थापना इसलिए की गई थी ताकि इंडिया में मैकेनिकल इंजीनियरिंग की जो टेक्नोलॉजी है वो और ज़्यादा डेवलप हो, स्पेशली इंडियन इंडस्ट्रीज़ की और ज़्यादा हेल्प भी हो पाए, इसलिए इसकी स्थापना की गई थी। हमारा अगला आर्टिकल है कि वेस्टर्न बॉर्डर पर एक BSF का ऑपरेशन सर्द हवा को शुरू किया गया है। एंड ये जो ऑपरेशन है सर्द हवा इसका मेन पर्पस ये है कि बहुत घने कोहरे के कारण जो इन्फिल्ट्रेशन होता है, जो घुसपैठ की घटनाएं हैं उनकी जांच करना। एंड इस ऑपरेशन के तहत जो जवान रहेंगे वो एडवांस वेपन्स के साथ पुलिस स्टेशन के आसपास जो एरिया है, जो बॉर्डर है, उसमें गश्त लगाएंगे, मतलब पेट्रोलिंग करेंगे। एंड BSF का मेन फंक्शन ये होता है कि वो भारत की सीमाओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करता है। एंड इसका नेतृत्व इंडियन पुलिस सर्विस के एक ऑफिसर के द्वारा किया जाता है।
अब देखते हैं बीएसएफ के बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन। बीएसएफ का फुल फॉर्म है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। इसका नाम से ही पता चल रहा है कि इसका प्राइमरी काम भारत की बॉर्डर्स की सुरक्षा को सुनिश्चित करना है, मेनली फ्रॉम पाकिस्तान एंड बांग्लादेश एंड जो वेस्टर्न बॉर्डर है वहाँ से। एंड ये इंडिया की 7 सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस में से एक कहलाती है। एंड इसे 1965 के वॉर के बाद 1 दिसंबर 1965 में इसकी स्थापना की गई थी, ताकि जो इंडिया की बॉर्डर है वो और ज़्यादा सुरक्षित हो सके। एंड ये जो बीएसएफ है ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में आता है। एंड साथ ही बीएसएफ को इंडिया की फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के नाम से भी बोला जाता है, मतलब इसको टर्म किया जाता है फर्स्ट लाइन ऑफ इंडियन डिफेंस। हमारा अगला आर्टिकल ये है कि हमारे हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन ने मैस्करेड 2021 के 7th एडिशन का उद्घाटन किया। अब देखते हैं मैस्करेड है क्या। ये एक इवेंट है जहाँ पर एक्शनेबल एंड इनोवेटिव पॉलिसी सॉल्यूशंस को डिस्कस किया जाएगा, जो कि फर्जी, नकली, तस्करी किए हुए सामान की जो बढ़ती हुई लहर है उसको पलट सकती है। मैस्करेड 2021 का मेन एम ये है कि जो कोविड के बाद जो काउंटरफीटिंग एंड स्मगलिंग की प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं उनको कम करना, एंड इसके लिए जो नए एंड प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजीज हैं, जो सॉल्यूशंस हैं, उन पर डिस्कशन करना। हमारा अगला आर्टिकल ये है कि मेघालय में भारत के सबसे लॉन्गेस्ट रोड आर्च ब्रिज का उद्घाटन किया गया। ये कहाँ पे है? मेघालय में, एंड ये है लॉन्गेस्ट रोड आर्च ब्रिज। मेघालय के सीएम सीके सांगमा ने इंडिया के सबसे लॉन्गेस्ट रोड आर्च ब्रिज को मेघालय के खासी हिल डिस्ट्रिक्ट के सोभार में इनॉग्रेट किया है। और इस पूरे पुल का कंस्ट्रक्शन डोनर मिनिस्ट्री के नॉन लैप्सेबल सेंट्रल पूल ऑफ रिसोर्सेज NLCPR के अंडर में 49.395 करोड़ रुपीस की लागत के साथ किया गया है। एंड ये जो ब्रिज है ये बांग्लादेश बॉर्डर से सटे ईस्ट खासी हिल्स के भोलागंज एंड सोभार को नोंगजिरी से जोड़ेगा। हमारा अगला आर्टिकल ये है कि ITBP ने नेशनल हॉकी आइस चैंपियनशिप को जीता। ITBP है इंडियन इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। इन्होंने ये जो IHAI है वो है आइस हॉकी एसोसिएशन ऑफ इंडिया के नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप को उन्होंने जीता है। इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस ने इस 10th नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप को जीत लिया। इसे ऑर्गेनाइज किया था आइस हॉकी एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने, एंड इन्होंने लद्दाख को 5-1 से हराया है। एंड ये जो मैच है ये गुलमर्ग आइस रिंक, गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी, जम्मू एंड कश्मीर में आयोजित हुआ था। एंड साथ ही में लद्दाख को इंडिया का हॉकी कैपिटल, आइस हॉकी कैपिटल कहा जाता है। एंड यहाँ पर बहुत सारे लोकल, मतलब स्थानीय मेन एंड वुमेन बड़े ही उत्साह के साथ इस गेम को खेलते हैं। हमारा अगला आर्टिकल ये है कि चुनाव आयोग 25 जनवरी को एपिक को लॉन्च करेगा। अब ये जो एपिक है इसके डिजिटल वर्जन को वोटर हेल्पलाइन ऐप या फिर ये जो साइट लिखी है voterportal.aci.gov.in या nvsp.in से डाउनलोड किया जा सकता है। ये मतलब डाउनलोड के लिए अवेलेबल है। एंड ये जो एपिक है ये एपिक की एक नॉन एडिटेबल पीडीएफ है। ये ध्यान रखना है, नॉन एडिटेबल पीडीएफ है, जिसे कि फ़ोन पर आसानी से डाउनलोड किया जा सकता है, एंड उसके बाद डिजी लॉकर में स्टोर किया जा सकता है या फिर किसी भी कंप्यूटर से उसका प्रिंट आउट लिया जा सकता है। अब जान लेते हैं एपिक के बारे में। एपिक स्टैंड्स फॉर इलेक्टर्स फोटो आइडेंटिटी कार्ड। ये फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, इलेक्टर्स फोटो आइडेंटिटी कार्ड। सभी जनरल वोटर्स जिनके पास उनका वैलिड एपिक नंबर है वो 1 फरवरी से एपिक को डाउनलोड कर सकते हैं। एंड जिन्होंने पिछले साल नवंबर एंड दिसंबर 2020 में अप्लाई कर दिया था वो 25 जनवरी से 31 जनवरी तक भी एपिक को डाउनलोड कर सकते हैं। एंड एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 15 इलेक्शन से डील करता है, एंड ये स्टैब्लिश कराता है एक इलेक्शन कमीशन को इन्हीं सभी मैटर्स के लिए। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।